यूट्यूब में स्वामी जी की कक्षा नाम का जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, मैं पुनः अपने मित्रों से और जो भी वित्तीय में अपने को समझते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है और उन्हें सीखना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं आज की जिनकी तारीख 10 से 20 साल के बीच में है, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी हो और उन्हें जीवन में जो आगे आने वाला समय है वो कोई ऐसा वित्तीय निर्णय न लें जिससे उनके जीवन में परेशानी आए। तो ये मेरा मकसद है इस कार्यक्रम को शुरू करने का। और ये जो जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी ये बिल्कुल गैर राजनैतिक होंगी। इसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं होगी, कोई धार्मिक विवाद का बात नहीं होगा। ये बिल्कुल शुद्धतः वित्त संबंधी समस्याएं और ज्ञान से संदर्भित होगा। और इसका मकसद मात्र एक है कि जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें वित्त का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं और फाइनेंस एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, मैं उनसे आश्वासन देता हूं और उम्मीद करता हूं, जो मेरा प्रयास है, अब कितना सफल होऊंगा ये तो भगवान बता सकता है, कि आज से 3-4 महीने के बाद आपकी जो एक भावना थी कि आपको वित्त के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है और आपको नहीं आता, वो शायद दूर हो जाएगी और आप अपने निर्णय खुद लेने लगेंगे और गलत निर्णय नहीं लेंगे। यही उससे बचाना ही मेरा मात्र एक उद्देश्य है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, और ये मैं चाहता हूँ क्योंकि उससे मुझे कम से कम ये पता चले कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं और आपके प्रश्न क्या हैं और आपकी जिज्ञासाएं क्या हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास के अंदर जब टीचर आता है तो वो ये मान के आता है कि छात्रों को ये सब चीज़ें पता हैं और पता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैंने भी अपने छात्र जीवन में देखा है कि जब मैं युवा था और मेरे को बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं थी और मुझे धरातल बिल्कुल कमज़ोर था, मेरी फाउंडेशन बहुत वीक थी। और जब अध्यापक आते थे तो इस पूर्वानुमान से आते थे कि छात्रों को ये सब पता होगा, तो हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होता था। वो ये मान के चलते थे कि हमको ये सब आता है और वास्तविकता में वो नहीं जानते थे, और क्लास के अंदर हमारी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। तो उसकी वजह से जिज्ञासाएं हमारे मन में रह जाती थी। शुरू के 15-20 मिनट क्लास में हम कोशिश करते थे कि जो अध्यापक शिक्षक कह रहे हैं उसको हम समझें, लेकिन जब हम नहीं समझ पाते थे और प्रश्न पूछने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी, तो 15-20 मिनट के बाद हम ये प्रयास करना छोड़ देते थे और उसके बाद एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता था और उसके बाद हमें बाद में परेशानी होती थी और हम ये सोचते थे कि जब एग्ज़ाम होगा उस समय पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम पास कर लेंगे। तो एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और क्योंकि जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे एचआर हो, चाहे फाइनेंस हो, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत आसान हैं और इनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है जहाँ पर जटिलताएं हों। लेकिन ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट भी है। मतलब एक तरफ मैं जो कह रहा हूँ इसके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है कि मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं ये सबसे आसान हैं समझने में और सबसे मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें जो जटिलताएं हैं वो दूसरे प्रकार की। चीज़ समझ में तो आ जाती है, लेकिन उसके पीछे जो प्रक्रिया चल रही है, जो मानवीय संवेदनाएं का प्रभाव है और आदमी का दिमाग किस प्रकार से काम करता है, उसका इसमें प्रभाव है। और बहुत इसीलिए केस स्टडीज़ मैनेजमेंट में कराई जाती हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स में उतनी केस स्टडीज़ नहीं कराई जाती हैं, क्योंकि अलग अलग परिवेश में, अलग अलग पृष्ठभूमि में एक ही समस्या का कितना समाधान हो सकता है उसके बहुत सारे विकल्प होते हैं। और जीवन में जब भी आपके कोई समस्या आती है, आप अपने जीवन में खुद अनुभव कीजिए। जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप ये कहते हैं कि साहब एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, एक विकल्प नहीं है, 4-5 विकल्प हैं। और उस विकल्प में उस समय की स्थिति को देखते हुए, अपनी मानसिक स्थिति को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए एक भी व्यक्ति कोई निर्णय लेता है। और वो क्या करता है कि जितने विकल्प हैं, मान लीजिए 4 विकल्प हैं, तो चारों विकल्पों का वो मूल्यांकन करता है कि किस विकल्प का
चयन करने से क्या लाभ होंगे और क्या हानि होगी, और अपने व्यक्तिगत विवेक के अनुसार वो ये निर्णय लेता है कि कौन सा विकल्प वो चुने। और मतलब ये नहीं है कि आपके मन में आया और बिना सोचे समझे वो चीज़ जो आप आसाम में कर सकते हैं, जो आप तमिलनाडु में कर सकते हैं, जो आप उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, जो आप जर्मनी में कर सकते हैं, फ्रांस में कर सकते हैं, वैसा नहीं होगा। क्योंकि हर जगह का परिवेश अलग है, हर जगह का एनवायरनमेंट अलग है, हर जगह का कल्चर अलग है, हर चीज़ें अलग हैं। तो आपका निर्णय जो है इस चीज़ पे आधारित होता है, और विकल्प विकल्प का चुनना आधारित होता है कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपकी विशिष्टताएं क्या हैं, एनवायरनमेंट किस प्रकार से चेंज हो रहा है, और एनवायरनमेंट की भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि फाइनेंस में एक रूल ऑफ 100 होता है। तो रूल ऑफ 100 का केवल अभिप्राय यह है कि हर उम्र के पड़ाव में आपकी जो विशिष्टताएं हैं वो बदलती रहती हैं, आपकी जीवन पद्धति बदलती रहती है, आपके विचार बदलते रहते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है वो थोड़ा अलग तरह से सोचता है, और हम जैसे बुजुर्ग जो सोचते हैं अलग प्रकार से सोचते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब मैं बच्चा था और जब मैं युवा था तो मेरी सोचने की जो पूरी प्रक्रिया थी वो बिल्कुल अलग थी। और अब जब मैं बुजुर्ग हुआ और बूढ़ा हुआ तो मुझे लगा कि मेरी जो सोचने की प्रक्रिया थी वो बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि जीवन के अनुभव थे, जीवन के कष्ट थे, सुख थे, दुख थे, लोगों ने जो मेरे साथ व्यवहार किया या मैंने लोगों के साथ व्यवहार किया। कुछ लोगों ने बहुत प्यार दिया, कुछ लोगों ने धोखा दिया, कुछ ने नहीं दिया, और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और होता है, ये जीवन है, ऐसे ही होता है, ये भगवान ने ऐसा ही प्रकृति ऐसी ही बनाई है। तो वास्तविकता में हर उम्र का, फिर जिस प्रकार से नर सोचते हैं, जिस प्रकार से नारियां सोचती हैं वो अलग है। जिस प्रकार से तमिलनाडु के लोग सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग सोचते हैं, वो अलग है। तो ये परिवेश देखते हुए, वहाँ की पृष्ठभूमि देखते हुए आप एक विकल्प चूज करते हैं। तो मैं केवल आप लोगों को ये अवगत कराऊंगा इन क्लासेस के माध्यम से कि एक तो पहली बात यह है कि वित्त जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। निवेश जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी निर्णय आप लें सोच समझ कर लें, बिना सोचे समझे निर्णय न लें, उसके विकल्पों के बारे, और किसी के कहने पे निर्णय न लें। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखिए कोई भी आदमी आके आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचता है या मार्केटिंग प्रोजेक्ट बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है, तो आपको ये महसूस करना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो क्या आपके हित में कर रहा है या अपने हित में कर रहा है। देखिए नॉर्मल है और नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि उसको भी बेचारे को अपने घर की रोजी रोटी कमानी है, उसको भी अपने घर का खर्चा चलाना है। तो वो आपको वो प्रोडक्ट बेचेगा जिस प्रोडक्ट को बेचने में उसको फ़ायदा है। और संभवतः ये उस समय ये सोचते हुए जो आपके हित में है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आपका परिवार का सदस्य हो, या कोई समाज का अंग हो। और ये नेचुरल है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो आपको ये सोचना चाहिए या आपको समझना चाहिए कि जो आपको कह रहा है, जो आपको सजेस्ट कर रहा है, इसके पीछे इसकी भावना क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, करना चाहता है। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि ये जो कह रहा है और आपको पता होगा, आपको ज्ञान होगा, आप उसके विकल्पों पे विवेचना कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे, तो उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये जो निर्णय है ये कौन सा विकल्प उचित है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और ये अपनी कक्षा में जब मैं प्रोफेसर रहा तो अपनी कक्षा में हमेशा ये बात कहा करता था, और आप लोगों से भी संबोधित हो रहा हूँ और आपको भी ये बता रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भोजन कब करते हैं, आप खाना कब खाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्वामी सर ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, हम खाना तब खाते हैं जब भूख लगती है, या खाना हम जो है 11 बजे खाते हैं या 6 बजे खाते हैं। ये मेरे प्रश्न पूछने का मकसद क्या है? मेरे प्रश्न पूछने का मकसद ये है कि समाज का एक वर्ग है जो ये कहेगा कि हम खाना तब खाते हैं जब हमें खाना मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न से जवाब मिल जाएगा कि कौन किस समाज के अंग से आता है, कौन ऐसा है जो डिसाइड कर सकता है कब भोजन करे, और कौन सा ऐसा समाज का अंग है जो ये डिसाइड नहीं कर पाता क्योंकि उसको उपलब्ध नहीं है। दिन में 3 बार मिलता है, 3 बार खाता है, 1 बार मिलता है, 1 बार खाता है, नहीं मिलता पानी पी के सो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना कैरेक्टर, अपनी चीज़ें, अपना बैकग्राउंड, अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक और चीज़ मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि मैं जब टीचर रहा तो मेरा हमेशा, और क्लास में मेरे जो छात्र हैं वो मुझे जानते हैं, मैं हमेशा उनसे कहता था कि प्रश्न पूछो।
आस्क मी द क्वेश्चंस, मेक माई लाइफ हेल, चैलेंज माई अथॉरिटी, चैलेंज माई नॉलेज। और ये मेरा कोई भी छात्र बता सकता है। उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि छात्र निर्भीक होकर प्रश्न पूछें, क्योंकि अगर प्रश्न उनके दिमाग में दबे रह जाएंगे और वो नहीं पूछ पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे तो उनकी जो फाउंडेशन है वो वीक हो जाएगी, और ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और हम जैसे बुजुर्गों का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, अपने युवाओं को वो स्ट्रांग फाउंडेशन दें, जिससे जीवन में आगे जाके उनको कोई कष्ट ना हो, और यही हमारा उत्तरदायित्व है। तो मैं बल्कि अपनी क्लास में और आप लोगों से भी एक महाभारत का एक किस्सा संदर्भित करना चाहता हूँ कि महाभारत के अंदर भीष्म पितामह, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह के ऊपर चारों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही थी, और जब वो तीर लगते थे भीष्म पितामह को तो बड़े तिरस्कार के भावना से उसको निकाल कर फेंक देते थे, और उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आता था। एक तीर आया, एक बाण आया और उनके वक्षस्थल पे लगा, खून निकला और दर्द हुआ, लेकिन पितामह मुस्कुराए। अब ये एक विचारणीय प्रश्न है कि भीष्म पितामह क्यों मुस्कुराए। तो भीष्म पितामह इसलिए मुस्कुराए कि भीष्म पितामह ने सोचा, उन्होंने समझा, ये जो तीर लगा है, जिसने मुझे चोट पहुंचाई, जिसने मेरे शरीर से खून निकाला, दर्द दिया, ये बाण जरूर मेरे शिष्य अर्जुन का है। मतलब वही छात्र इतना योग्य हो सकता है जो मेरे जैसे अध्यापक से पढ़ाया हुआ है। तो वास्तविकता में एक अध्यापक को, एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा सुख कब मिलता है? उसे मिलता है कि जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है उन्होंने जीवन के एक उच्चतम आयाम स्थापित किए हैं, और जब वो बूढ़ा होता है टीचर, जब उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे महसूस होता है कि जिन बच्चों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया और जिनको कुछ नहीं आता था और बिल्कुल रॉ आपके पास आए थे, उनको ना आपने निखारा, उनको उनके व्यक्तित्व में सुधार किया, और उसके बाद आप महसूस करते हैं कि आपने भी जीवन में कोई पॉजिटिव काम किया। आपने भी समाज को, जिस समाज ने आपको सब कुछ दिया था, उस समाज को आपने कुछ वापस किया। और इससे अच्छे बच्चों को, जो वो खुश होते हैं जब अच्छी नौकरी में जाते हैं और आपको सम्मान देते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार की खुशी होती है जैसे एक माली को खुशी होती है जब लगाए हुए पौधे पे फूल आते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बिल्कुल निर्भीक होकर प्रश्न पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि मैं आपकी हर जिज्ञासा का समाधान कर सकूं। और बल्कि मैं तो एक और भावनात्मक ही है, मुझे ऐसा लगता है, महसूस होता है कि अभी तो चलिए मेरी उम्र 70 साल है, अगर भगवान ने चाहा और मान लीजिए भगवान की इच्छा ऐसी हुई, मैं बहुत लंबी उम्र जिया और बिल्कुल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से असहाय हो गया, और 80-85 साल की उम्र हो गई, और अगर मैं परिकल्पना करता हूँ और शारीरिक रूप से बिल्कुल अशक्त हो गया और व्हील चेयर पर बैठा हूँ, और घर के बाहर एक कार रुके, कोई व्यक्ति उतरे और मेरी पोती आके मुझसे कहे कि बाबा जी कोई आया है आपसे मिलने, और मैं पहचान ना पाऊँ, क्योंकि देखिए छात्रों के लिए तो 2-4 अध्यापक होते हैं, अध्यापकों के लिए हजारों छात्र होते हैं, तो याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं वैसे भी उम्र हो चुकी होगी मेरी कल्पना के अनुसार, तो मैं नहीं पहचान पाऊँगा। वो पैर छूता है, प्रणाम करता है, और मैं पूछता हूँ कि बेटा आप कौन? वो कहता है कि सर आपने मुझे पढ़ाया था MBA, और आपने जो मुझे डांटा था, आपने जो मुझे प्यार दिया था, और आपने जो मुझे निर्भीकता दी थी, उससे मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूं कि मैं CEO गूगल हूं, मैं पेप्सी का CEO हूं, मैं उस पद पे पहुंच गया हूं, लेकिन मैं आपका एहसानमंद हूं। सोचिए, कल्पना कीजिए। तो जो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है और जिस चीज़ में हमें प्रसन्नता मिलती है, मुझे ऐसा लगता है इस उम्र के पड़ाव में कि भगवान ने बहुत कुछ दिया, समाज ने बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत खराब लोग मिले, बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने बहुत जीवन में कष्ट दिए, ऐसे बहुत से लोग मिले जिन्होंने जीवन में सुख मिले। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल
बिना किसी विवाद के ये कह सकता हूँ कि जितना प्यार मुझे अपने छात्रों से मिला, सरकारी नौकरी की, प्राइवेट नौकरी की, सब कुछ किया, हर जगह रहा, लेकिन कहीं मुझे वो स्नेह, वो आदर, वो प्यार नहीं मिला जो मेरे छात्रों ने दिया है। और कितनी खुशी होती है कि शिक्षक जीवन मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी जीवन यापन का तरीका है वो शिक्षण है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मैं फिर दोबारा अध्यापक बनूं और फिर समाज को मार्गदर्शन दूं, और जो भी कर सकता हूं, जितना भी मुझे ज्ञान है, जितना भी सीमित ज्ञान है। देखिए, ज्ञान तो सबके पास सीमित होता है, ये अथाह समुद्र है, और इस अथाह समुद्र में लोगों के पास बहुत बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, और हमारे पास छोटा सा एक लोटा पानी है या बाल्टी पानी, और हम समझते हैं हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। वास्तविकता में हम ज्ञानी नहीं हैं। ये तो परमेश्वर की कृपा है और बच्चों का प्यार है। लेकिन वास्तविकता ये है, ये जो छात्र हैं, ये जो बच्चे हैं, वो आपको इतना आदर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि आप कभी कभी जीवन में अभिभूत हो जाते हैं। और मैं आपको एक घटना बताऊं, आज मेरी उम्र 70 साल होने के बावजूद मुझे, जब मैं प्रयागराज में बचपन में एनिवर्सेंट स्कूल में पढ़ा करता था, मेरी उम्र शायद 5 या 6 साल थी, और आज भी मेरे मानस पटल में मेरी वो शिक्षिकाएं हैं। और केवल वो शिक्षिकाएं नहीं हैं, उनका कैसा व्यक्तित्व था, वो कैसी दिखती थीं, कैसे चलती थीं, आज तक, इस बात को 65 साल हो गए, लेकिन वो मेरे मानसिक पटल पे छपी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा होता है, जो छात्र होता है, उसके जीवन में अध्यापक का एक विशेष रोल होता है। माँ जो है वो पहली शिक्षिका होती है, पहली टीचर होती है। और जो मैं महसूस करता हूँ कि जितना आपको एमबीए और इंजीनियरिंग में अध्यापकों से स्नेह नहीं हुआ होगा या आदर नहीं हुआ होगा, उन शिक्षिकाओं से है जिन्होंने आपको एबीसीडी सिखाया, आबासा सिखाया, क्योंकि वो ज़मीन उस समय कच्ची होती है, और बच्चे का जो दिमाग है, बच्चे का जो मस्तिष्क है, वो अंकित हो जाता है उसमें, और वो फिर ख़त्म नहीं होता। कहने का मतलब ये है, अभिप्राय मेरा ये है, और सारी चीज़ें, मैंने केवल कोई आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भावुक नहीं हो रहा हूँ, मैं केवल आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हो, फाइनेंस के रिलेटेड जो भी जिज्ञासाएँ हो, जो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ते हैं, फाइनेंशियल चैनल्स देखते हैं, आपको नहीं समझ में आता इसलिए आप चैनल बदल देते हैं, ऐसा कृपा करके मत कीजिए। जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आते हैं, जो कंसेप्ट्स आपको नहीं समझ में आते हैं, वो एक डायरी में नोट कर लीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उनको देखूंगा। और ये मैं नहीं जानता कि मुझे कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, बहुत कम ज्ञान है, लेकिन इसके बावजूद मैं प्रयास करूंगा कि उसके जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाऊं, उनके साथ डिस्कशन करूं, उनको चैनल पे बुलाऊं, आमंत्रित करूं, और उसके बाद आपकी जिज्ञासा का समाधान करूं। और ऐसा हो कि 3-4 महीने के बाद आप जब कोई चैनल सुने या अखबार पढ़ें तो आपको लगे कि यार ये तो बहुत आसान था, 3 महीने पहले जो नहीं समझ आता था समझ आने लगा। तो हम लोग एक प्रकार के मित्रों की तरह आपस में एक संबंध रखें। मैं आपके प्रश्नों से खुश होऊंगा, आप जो प्रश्न पूछेंगे उससे मुझे आनंद मिलेगा, और मैं आपका मित्र हूँ। आपका एक प्रकार का एक यात्रा हम लोग करेंगे, जिस यात्रा में हम साथ साथ चलेंगे, और आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, लेकिन हम पूछेंगे, हम डिस्कस करेंगे, हम विचार विमर्श करेंगे। आप अपने सनातन पुरानी परंपराओं को देखिए, शास्त्रार्थ की परंपरा थी। जो शास्त्रार्थ होता था उसका अभिप्राय केवल ये था कि आइए सामने बैठते हैं, मत भिन्नता रखते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, और आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष रखता हूँ, कोई विरोध ऐसा नहीं, कोई मन मतांतर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है। लेकिन एक दूसरे से जब आप चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो आप खुद महसूस करते हैं आपका ज्ञान बढ़ गया, क्योंकि आपको केवल अपना पक्ष पता है, आपको दूसरों का पक्ष नहीं पता है। तो जब आप सबको बोलने देते हैं और सब बात करते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि बहुत अच्छा हुआ। और यही हमारे समाज ने समझा था, और ये शास्त्रार्थ की परंपरा थी।
बल्कि एक बार चाणक्य ने कहा था कि वो राज्य हमेशा सुखी होता है जहाँ पर मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मंत्री डरने लगे राजा से या शिष्य शिक्षक से डरने लगे तो उस समाज का विकास नहीं हो सकता। निर्भीकता, सम्मान के साथ, कोई अपमान की भावना नहीं। और मैं अपने छात्रों से कहा करता था कि जब छात्र अगर क्लास में किसी दिन खड़ा होकर कहे कि स्वामी सर, बहुत सम्मान के साथ आपसे मत भिन्नता रखता हूँ, और जो बात आप कह रहे हैं कंसेप्ट ये समझ में नहीं आ रहा, ये गलत है, आप ठीक नहीं कह रहे, असली पक्ष ये। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं कहता था कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश होऊंगा मैं अगर वो कन्विक्शन दे देता है, अगर वो सिद्ध कर देता है कि मैं गलत कह रहा था, वो अच्छा कह रहा था, तो मुझे खुशी होगी। खुशी इसलिए होगी कि उसका दिमाग सोचने लगा है और वो जो बात मैं कह रहा हूँ उसको बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह नहीं मान रहा है, उसमें प्रश्न उठा रहा है। क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, आपको समझिए, अगर सेब बहुत लोगों के सिर पे गिरा होगा, लेकिन न्यूटन ने ही क्यों सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, फिर उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार किया। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो समाज में है ये परिवर्तनशील है, और जितने आप प्रश्न करेंगे, पहले हम समझते थे पृथ्वी जो है चपटी है, फिर सोचा इस आकार में है, फिर सोचा उस आकार में है, रिसर्च होती गई। हो सकता है आज से 200 साल के बाद कुछ और पता चले, हो सकता है हमारी 4 पीढ़ियों के बाद लोग कहें कि कितने मूर्ख थे जो पेट्रोल डीजल से काम करते थे, ये तो गाड़ियाँ जो हैं हवा से चल सकती हैं। और हम ये सोचते हैं यार, पहले के लोग जो थे वो साइकिल में क्यों चलते थे, और उसके पहले वाले पाषाण युग में क्यों चलते थे, वो पत्थर घिसते थे और उससे आग जलाते थे, ये तो तिसलाई थी। तो बहुत आसान है लेकिन ये टेक्नोलॉजी इसलिए विकसित हुई और ये विकास इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने प्रश्न किया, लोगों ने सोचा कि इसके समाधान के लिए कोई क्या विकल्प हो सकते हैं। जब क्योंकि संघर्ष किया, क्योंकि प्रश्न पूछा, क्योंकि क्वेश्चन किया, इसलिए विकास हुआ। तो मेरा आप लोगों से केवल निवेदन है, इस चैनल में कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। केवल वो विषय होंगे जो आपके निवेश से संबंधित हैं, जो आपके ज्ञानवर्धन के लिए आवश्यक हैं, और जो समाज में एक अच्छी परंपरा स्थापित करने के लिए हैं। जो भी समाज आपको देता है, जो भी भगवान आपको देता है, अल्लाह देता है, जीसस देता है, जो भी देता है, आपके गुरु देते हैं, जो धर्म और संप्रदाय और जातियों का भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल ये है कि जो आपको मिला है वो आपको वापस करके जाना है। तो यही मेरा प्रयास है, यही मैं चाहता हूँ, और मुझे आशा है कि आप मुझे सहयोग करेंगे, मेरी क्लास अटेंड करेंगे और मेरे से प्रश्न पूछेंगे और हम डिस्कस करेंगे, निर्भीक होकर डिस्कस करेंगे। और अगर मुझे नहीं आएगा या मैं कोई गलत जवाब दूंगा तो दुखी मत होइएगा। प्रश्न ये मत सोचिएगा कि यार इतने उम्र हो गई इनको ये बात नहीं आती है, क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं आता, बहुत कुछ नहीं आता। और आप जब प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, और उसके बाद हम लोग मिलजुल कर एक आगे कदम ताल करेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे। और अगली क्लास संडे को 10 बजे होगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्लास अटेंड करें, टाइम पे आ जाएं, और उसके कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डालते हैं, जिससे उसी अगली क्लास में मैं उन प्रश्नों का जवाब दे सकूं, और एक हम अच्छे समाज, एक संवेदना वाले समाज, एक ज्ञान वाले समाज का निर्माण करें। और हिंदी में इसलिए किया है कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, और मैं चाहता हूं कि उन लोगों को मैं बात कर सकूं जो संभवतः समाज सोचता है कि हिंदी भाषी या जो हिंदी जानते हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं बोलते, वो हीन हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मेरी मातृभाषा जो है बहुत समृद्ध है और बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम आपस में बात करेंगे तो समाज भी देखेगा, दूसरे भाषा भाषी भी देखेंगे कि हिंदी भाषी जो हैं उनमें वो श्रेष्ठ हैं, बिल्कुल उनके जैसे हैं। हम लोग सब एक जैसे हैं, सभी भाषा अच्छी हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी जात अच्छी हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं आप लोगों से कि अगली क्लास टाइम पे आइएगा, प्रश्न पूछिएगा, कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, और जो चीज़ मुझे नहीं आएगी मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को बुलाऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों की हर समस्या का समाधान हो जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक निवेदन और कर लूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, और आप लोगों को भी जो वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे, जो चर्चा है वो मिलती रहेगी, तो शायद आप भी लाभान्वित होंगे। और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हम एक अच्छी जो ये श्रृंखला है इसकी अच्छी शुरुआत करें। और जब तक परमेश्वर ने सांस दी है तब तक हम इस प्रकार का संवाद एक दूसरे से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।